आईएमएफ, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देखो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। देखो एक तुम्हें एक चीज समझनी होगी, पहले एक वॉशिंगटन, ये कुछ टर्म कंसेंसस, कुछ डेवलप्ड, ये क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, मतलब जनरली खत्म ही होने वाला था, समझ में आया? तो लोगों, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वेस्टर्न कंट्री देख रही थी कि एक तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है, पूरा यूरोप तबाह हो गया है, बहुत सारी कंट्री बिल्कुल निपट गई है, मतलब सीधी बात ये है। 6 साल वॉर चला, वो भी नॉर्मल वॉर नहीं था, वर्ल्ड का सबसे डिजास्टरस बोल सकते हैं जिन्हें हम, क्योंकि उस समय केमिकल वेपन यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज हो रहा है। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, पता होगा कि नहीं पता होगा? ये हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था। कहाँ है हिरोशिमा नागासाकी, बताओ? जापान में, ये तो पता ही होगा, समझ में आया? और फाइटर प्लेन यूज हो रहे हैं, हाई लेवल के टैंक्स यूज हो रहे हैं, मतलब इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन हुआ जो वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो वर्ल्ड वॉर 1 में भी डिस्ट्रक्शन इतना नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो अपार डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है? तो जितना इन लोगों ने 300 200 300 सालों तक जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट मतलब डेवलपमेंट किया था यूरोपियन कंट्रीज ने, वो क्या हो गया? ध्वस्त, सब ध्वस्त हो गया। अब इस ध्वस्त हो गया तो इसको भाई फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरे नंबर क्या है? दूसरी सबसे बड़ी सुनना ध्यान से, नहीं तो सो जाओ यहीं के यहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि जो डेवलप्ड कंट्री थी, जिन्हें अब यूरोपियन, यूएसए और ये सारी कंट्री, जो कनाडा वगैरह जो कंट्री थी, ये थी कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है? और रसिया थी कम्युनिस्ट कंट्री, और कम्युनिस्ट लोग कैपिटलिस्ट से नफरत करते थे और कैपिटलिस्ट लोग कम्युनिस्ट से नफरत करते थे, अति लेवल का। दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे, मजबूरी सबको ये कर देती है। तो ऐसे ही हिटलर को हराने के लिए स्टालिन, ये तुम्हारे चर्चिल और रूजवेल्ट, एक कुर्सी पे आ गए। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो शकल तक नहीं देखना चाहते थे स्टालिन की, बीस्ट बोलते थे कई लोग, तो समझ में आया? तो रसिया अभी तक प्रॉब्लम है, रसिया और सबकी प्रॉब्लम है। तुम्हारा कोल्ड वॉर पूरा इसी पे टिका हुआ है। तो सबसे बड़ी बात इन्हें ये थी कि अगर कम्युनिस्ट बढ़ गए, अब देखो कैसे बढ़ जाए, पहले समझ में आया। कम्युनिस्टों की टेंशन है कि कम्युनिस्ट बढ़ गए तो कैपिटलिस्ट को सबसे बड़ा खतरा है कि नहीं है? अब देखो कम्युनिस्ट बढ़ते कहां पे? जहां होती है गरीबी। भाई जैसे तुम मान लो कि 100 लोग अमीर बैठे हुए हैं, वहां तुम बोलो कि देश खतरे में है, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी जगह पे तुम्हारे इंटरेस्ट की मतलब इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ तुम बोलो, मतलब फालतू की बात है बोलो, मतलब तो लोग कहेंगे तुम जा भाई अपने घर, समझ में है? लेकिन तुम 10 गरीब लोगों को, 100 गरीब लोगों को बैठा लो और फिर उनसे बोलो तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हें पता क्या है? अमीरों ने तुमसे छीना है, समझ में आया? तो लोगों को जितना अनएम्प्लॉयड रखो, जितना गरीब रखो, जितना अनएजुकेटेड रखो, वो उनको उकसाना उतना ही आसान होता है, ठीक है? और कई लोग होते हैं जिसमें उसमें अब एक आदमी तो करेगा नहीं, पूरी एक मेजोरिटी होती है, पूरी घी लगाती है उसमें। तो कम्युनिस्ट
वहां पे ज्यादा फैलने के चांसेस थे जहां पे डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन। तो वो लोग क्या बोलते थे कि ये जो बॉल लेके आए हम लेके तो ही ना आए, ये कैपिटलिस्ट लोगों ने बॉल लाए और हमारी जॉब ले ली। हमें कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट लड़ना है और हमें क्या करना है, एक अपना साम्राज्य खड़ा करना है। किनका? गरीबों का साम्राज्य। ये आसान है कि नहीं है? है भाई। जो तुम मान लो कि 5 लोग हैं, उनको बहुत मुसीबत चल रही है जिंदगी में। अब मुसीबत चाहे उनकी वजह से ही चल रही हो, लेकिन तुम बोल दो कि ये छठा प्राणी जो है इसकी वजह से 5 की तुम्हारी मुसीबतें हैं, तो 5 के 5 ये ना सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम, एक आध सोच रहा होगा तो मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर सोचने लगेगा हाँ भाई छठा जो प्राणी है इसी की वजह से सारी दिक्कतें हैं। तो 5 के 5 एक हो गए, छठे को मानने लगेंगे। समझ में आया? तो जब इनका डिस्ट्रक्शन हो गया, पॉवर्टी हाई लेवल पे पहुंच गई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हाई लेवल पे पहुंच गई, तो ऐसी कंडीशन में कैपिटलिस्ट की लोग सुनेंगे कि कम्युनिस्ट की लोग सुनेंगे? कम्युनिस्ट की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ये चीज हम जो तुम्हें बता रहे हैं इसको दिमाग में रख लेना, हर जगह अप्लाई होती है चीज। हमने तुम्हें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सिग्नल देने की कोशिश की है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो होते हैं ना वो ऐसे, अब अमेरिका को टेंशन कि अगर रसिया फैल गया, यूएसएसआर फैल गया, तो वो डायरेक्ट किसको चैलेंज करेगा? कैपिटलिस्ट को। और कैपिटलिस्ट को चैलेंज करेगा मतलब यूएसए को चैलेंज करेगा, और यूएसए को अगर चैलेंज करेगा तो बस पूरी हेजेमनी यूएसए खत्म। यही तो कोल्ड वॉर थी। कोल्ड वॉर चल किस बात पर रही थी? तब एक वेस्टर्न कंसेंसस आया। वेस्टर्न मतलब, वेस्टर्न का मतलब क्या हो गया? वॉशिंगटन। हाँ, वॉशिंगटन में बैठ के लोग आए, बढ़िया बैठे, अपन को ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ही 2 चीजें। तो इन लोगों ने ब्रिटेन वुड नाम सुना है? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे ये 2 चीजें इन्होंने मतलब बनाई। एक का नाम था आईएमएफ और एक का नाम था आईबीआरडी। और आईबीआरडी को तुम आगे जाके बोलते हो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसलिए, वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप का बना हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग उसकी आईबीआरडी से हुई थी, वर्ल्ड बैंक। अब सोचने वाली बात पता क्या है? सोचने वाली बात ये है कि आईएमएफ और आईबीआरडी जब बन रहे थे तो इंडिया इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर समझते हो क्या होता है? जब ये बन रहे थे तब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे। अब इंडिया थी उस समय क्या? ब्रिटिश की कॉलोनी। समझ में आ रहा? इंडिया को कोई मतलब नहीं है भाई आईएमएफ क्या है, उसे पड़ी हुई है कि हमें आजादी मिल रही है कि नहीं। ये बात चल रही है 1944 की। हम अभी क्विट इंडिया मूवमेंट से निपटे हैं, हमारे लोग जेल में पड़े हुए हैं, गांधी जी अनशन कर रहे हैं, नेहरू जी कहीं और जेल में पड़े हुए हैं, कोई कहीं जेल में पड़ा हुआ, हम परेशान चल रहे हैं इन सब चीजों से। ये हमें उठा ले गए आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गुलाम होता है उसका कोई कंसेंट नहीं माना जाता है। इसलिए जिंदगी में सब बनो, गुलाम मत बनो, चाहे जान चली जाए, जान चली जाए चली जाए, गुलामी नहीं करना चाहिए किसी की। समझ में आया? क्योंकि तुम्हारे जीने ना जीने का कोई पर्पज नहीं बचता, फिर तुम्हारे डिसीजन कोई दूसरे ले रहा होता है, तुम तो बस जी हजूरी कर रहे होते हो। तो ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। बाद में हिंदुस्तान आजाद हुआ, समझा कि हाँ ठीक है बना रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। लेकिन समझ में आया वो टर्म? उसका वो सिर्फ इतना सा नहीं है इंडिया मतलब इंडिया फाउंडिंग मेंबर था उसका। वो समझने वाली बात है कि इंडिया 1944 में फाउंडिंग मेंबर बना,
इंडिया इवन 1920 में 1919 के टाइम में तुम्हें पता होगा इंटरनेशनल लेबर ILO बनी थी। नाम सुना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं सुना है? कैसे लोग हो तुम लोग, एक नाम नहीं सुन रहे हो। 1919 में हमारे यहाँ रोल एक्ट चल रहा था, जलियनवाला बाग वो हो रहा था, जलियनवाला बाग मैसकर है, क्या बोलते हैं उसको, हत्याकांड, जलियनवाला बाग। तुम सोचो हमारे लोगों को लातें घूंसे मार के मतलब बेदर्दी से मारा जा रहा था, उस टाइम हमको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया। क्यों? ये वर्सलेस ट्रीटी के अंदर बनाया था। और वर्सलेस ट्रीटी पता है सारी चीजें कि नहीं? 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था खत्म, उसके बाद एक वर्सलेस ट्रीटी हुई थी खत्म, एक खत्म नहीं मतलब बनी थी। इसके बाद तुम्हारा एक सिस्टम आया था, क्या वो सिस्टम था यार, वो वुडरो विल्सन लेके आया था यार, लीग ऑफ नेशन। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसी वो लेके आया, वही उसका मेंबर नहीं बना। देखो तुम कि इनके मसलों में हमें नहीं पड़ना। अमेरिका मतलब अमेरिका मतलब कुछ होते ना जो किसी के सगे नहीं, वो है वो ही अमेरिका, जो किसी के सगे नहीं है। तो ये पता है ना कि तुम लोगों को नहीं पता, 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। यहाँ इंडिया IMF बना किस लिए? IBRD बना किस लिए? IMF IBRD बना किस लिए? ये इनका पर्पस था, वर्ल्ड बैंक का पर्पस था कि जो मतलब जो नुकसान हुआ है, जो बिल्डिंगों की बर्बादी हुई है, रोडों की बर्बादी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हुई है, इसको हमें फिर से क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है। समझ में आया? ये था वर्ल्ड बैंक का पार्ट। वर्ल्ड बैंक का पार्ट ये नहीं होता, मतलब IMF का काम रिकंस्ट्रक्शन करना नहीं है, ध्यान से सुनना। और IMF का काम है कि भाई हम तुम्हें पैसा देंगे, लेंडिंग देंगे, लेंड करेंगे हम तुम्हें पैसा, और तुम उससे क्या करोगे? अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारोगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करोगे। ठीक है, इंडिया को भी जब तुम्हें पता 1991 में IMF ने लोन दिया था, तो कंडीशन लगाई गई थी कि अपनी इकोनॉमी खोलो, जो सब्सिडी है उनको कम करो, टैक्स को थोड़ा कम करो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नेशनल इन्वेस्टर के बराबर रखो, कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ये सब कंडीशन रखी गई थी हमारे ऊपर की, नहीं रखी गई। तो तुम्हें ये समझ में आया कि IMF का क्या पर्पस था और वर्ल्ड बैंक का क्या पर्पस था और क्यों पैदा हुई, ये समझ में आया तुम्हें? अब इसके बाद शुरू करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो तुम्हें पर्पस समझ में आ गया होगा। तो पर्पज अगर समझ में आ गया हो, हाँ सबसे बड़ा पर्पज ये, हाँ तो पर्पस तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर ये रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज रहेगा, जॉब आएंगी, ये सब होगा, तो कम्युनिस्ट जो होंगे वो क्या नहीं हो पाएंगे? बढ़ नहीं पाएंगे। और जब कम्युनिस्ट नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारा एक पर्पज एटलीस्ट कम्युनिस्ट को रोकने का, जो रेस्ट्रिक्ट करने का जो पर्पज था, वो USA का क्या हो जाएगा? फुलफिल। समझ में आएगा? तो एक चीज समझ में आई। दूसरे नंबर पे इनका ये भी पर्पज था कि धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे? ओपन रखेंगे। ओपन रखेंगे जैसे कोई कंट्री है, अब ऑब्वियसली बात है जो नई नई कंट्रीज हो रही थी आजाद, अमेरिका ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया है डीकोलोनाइज करने के लिए। ये मान के चलना तुम लोग, ऐसा नहीं है डीकोलोनाइजेशन हम ऐसे ही हो गए। अमेरिका प्रेशर मारता था, रसिया प्रेशर करता था कि यूके को कि भाई तुम इंडिया को जल्दी आजाद करो, और यूके को भी आजाद इसलिए भी करना था क्योंकि इंटरनेशनल इशू बता रहे हैं हम कि इंडिया में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या हमें वो जो आजादी मिली है वो सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से ही मिली है, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी उसमें रहे। जब ये सारे सिस्टम बन गए थे तो कॉलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया था। और डीकोलोनाइजेशन का रीजन भी यही था कि तुम एक काम करो, तुम लोग हमारे मेंबर बन जाओ,
IMF के मेंबर बनो, वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनो, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें लैंड करेंगे, तुम अपने यहाँ डेवलपमेंट लेके आओगे। तुम्हारे यहाँ वैसी गरीबी है, भूखमरी है तुम्हारे यहाँ ना रोड है, ना कुछ है, ना कुछ है। हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम उससे रोडें बनाओ, और तुम्हें जहां हम तुम्हें पैसा देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया तुम हम पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और जब तुम्हारा आज के दौर में इतनी बड़ी पावरफुल है चीजें, तुम समझते हो, हम इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली अमेरिका के जो लोग होते हैं हम देखो कल्चरली अगर बोला जाए ना, तो हम कल्चरली एक्सेप्ट करते हैं अमेरिका। अमेरिका कितना भी कैसी भी कंट्री हो, वो तो सबको ही पता है कैसी कंट्री है, लेकिन तब भी अगर हमारे बगल में अगर और कंट्री जैसे चाइना है और एक अमेरिका है, ठीक है, चाइना ने तो जो किया है, अमेरिका ने भी कम नहीं किया इंडिया के साथ, ठीक है। जब हमारे हिंदुस्तान, एक तो तुम्हें 1948 वाला वो इंडिया पाकिस्तान LOC वाला पार्ट पता है, जो सब अमेरिका की मेहरबानी है कि इंडिया आज तक LOC नहीं ले पाया। दूसरा तुम्हें सबसे बड़ा रीजन है, जब हिंदुस्तान में फेमाइन आया था तो इन लोगों ने, इंडिया ने बोला कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, तो इन लोगों ने अपने यहाँ जो लोग अपने पोल्ट्री फार्म में जो अनाज देते ना सुअरों को, वो इंडिया को इन्होंने दिया था। ये समझो बेइज्जती, समझो बेइज्जती, इस लेवल की बेइज्जती है। इमरजेंसी लगी थी तो इंडिया को चिल्ला चिल्ला के बोलते थे इंडिया की डेमोक्रेसी अभी देखो खत्म, अभी खत्म, अभी खत्म। एक आदमी है मार्डरल गार्नर, ये भाई साहब USA के एम्बेसडर हैं। ये बोलते हैं इंडिया जो है वो क्या है, सॉफ्ट स्टेट है, जो अपने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। और इनकी जो मीडिया है वो यही प्रोपोगेंडा फैलाती रहती है, इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये वो फलाना, इतना अलग लेवल पे वो करते हैं प्रचार, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली अगर तब भी हम डोमिनोज खाते हैं, तब भी हम मैकडोनल्ड खाते हैं, और रईसी से खाते हैं, स्टेटस के साथ खाते हैं। समझ में आ रहा है? हम अमेरिका की चीजें पहनते हैं, उनके फैशन को फॉलो करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है लेकिन हम उनकी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके एजुकेशन को पढ़ते हैं, उनके कोट पहनते हैं। वो लोग हमारे यहाँ कोट पैंट लेके आए, हमारे यहाँ कोई कोट पैंट नहीं चलते थे। हम लोग क्यों भाई, ट्रॉपिकल कंट्री, हम क्या कोट पैंट पहनेंगे? हम लोग उन्हें डायरेक्टली ना डायरेक्टली पूरी तरह से फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा कहने का क्या मतलब है? और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो गेम है, इसी को बोलते हैं USA की हेजेमनी। हेजेमनी हार्ड पावर का गेम नहीं, हेजेमनी किसका पार्ट है? सॉफ्ट पावर का। और ये जो IMF का पार्ट बनाया, वर्ल्ड बैंक का पार्ट बनाया, इन सब का पार्ट बनाया, ये सब अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका पर्पस समझ में आया। अगर तुम IMF के मेंबर बनोगे, वर्ल्ड बैंक के मेंबर बनोगे, तो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट लेके आएंगे, तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारे यहाँ वो, और तुम इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली तुम हम पे हो जाओगे निर्भर। और जब तुम हमारे ऊपर निर्भर हो जाओगे तो अपने आप मेरी ताकत क्या बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। USA कितना पावरफुल कंट्री है, क्यों पावरफुल है? डेवलप्ड कंट्री क्यों इतनी पावरफुल? इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी इंडिया का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, जब ब्रिटिश की कॉलोनी थी, भयंकर लूटा इंडिया को, ठीक है, भयंकर लूटा। लेकिन इंडिया का इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना यूरोप का से World War I और World War II में हो गया होगा। समझ रहे हो? लेकिन वो इतनी जल्दी ग्रो कर गए। जापान देख लो, समझ में आ रहा? कितनी आज भी वो पावरफुल कंट्री है, अति पावरफुल कंट्री है भाई। कुछ होता है इंटरनेशनल में, यही डिसाइड करते हैं भाई क्या करना चाहिए, किसको इससे लड़ना चाहिए, क्या क्या। हम लोग बस बैलेंस बनाते रहते हैं,
और नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम ये डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडर हैं, समझ रहे हो, डिसाइडर हैं। और आज इन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो दो कंट्री है, रसिया और चाइना। इसलिए इन दोनों की आत्मा निकालने के लिए सारी कंट्रियां एक हो रही हैं, और फिर इंडिया इसमें सब, इंडिया अपना फायदा ले रहा है। इंडिया अपना इसलिए फायदा ले रहा है कि अमेरिका के साथ दोस्ती तक की अगर उसे टेक्नोलॉजी मिल जाती है, क्या दिक्कत, हम तो ग्रो करेंगे ना इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वही चीजें, ये सब चीजें बताने का तुम्हें इसलिए जरूरी था क्योंकि तो समझ में आना चाहिए उस समय जब IMF वर्ल्ड बैंक बनाया जा रहा था तो उस चीज का पर्पस क्या था। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। ये तो हो गई ज्ञान की बात, अब बात करते हैं पेपर निकालने की बात। समझ में आया, पेपर भी निकालना है भाई। तो सबसे पहले अपन IMF का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाकी चीजें तो समझ में आ गई क्या क्या था, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे देखो, इसका लिखते जाओ, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है इसमें। एक गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी में दो टाइप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर। एक बात ध्यान रखना, IMF का जो डायरेक्टर होगा मेन, वो कहां का होगा, यूरोप का, हमेशा। अभी तुम्हें देखना, तुम इसमें कितना खुद वो है, यूरोप का डायरेक्टर होगा, मतलब कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो डायरेक्टर होगा वो हमेशा अमेरिका का होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, और डायरेक्टर हमेशा यूरोप का होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं, अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स, वो तुम्हारे कहाँ से, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, उन्हें करता है जो इनके मेंबर स्टेट होते हैं। मेंबर स्टेट में जनरली इनके जो डायरेक्टर होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या फिर सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर होगा, सेंट्रल बैंक का गवर्नर होगा। जैसे हमारे यहाँ से या तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या RBI गवर्नर होगा, लिख लो ये, और लगा लेना, और इन दो में से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और या फिर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक। समझ में आया। अब इसके बाद इनके जो पावर होते हैं, हमेशा ये तो हो गई फाइनल डिसीजन लेने वाली, हर एक का, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो क्या होगा, उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है नीचे। अब एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है वो तीन चीजें डिसाइड करती है, चीजें तो हजार डिसाइड करती है, लेकिन अपने काम की तीन चीजें, किताबों में तीन चीजें ज्यादा लिखी रहती हैं, और भी चीजें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कोटा, किसको कितना कोटा मिलेगा वो हम बताएंगे अभी आगे, कोटा होता क्या। कोटा दूसरे नंबर पे, ठीक है, कोटा हो गया। SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। समझ में आया। कोटा हो गया, SDR हो गया। तीसरा चीज होता है हाँ
इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर। ठीक है, ये 3 चीजें डिसाइड करता है। अब देखो कोई भी जब बॉडी बनती है तो हमेशा कोई ना कोई उसे रिकमेंडेशन भी देता होता है, देता है कि नहीं देता है। तो ऐसे ही इसको भी रिकमेंडेशन देने वाली 2 कमेटीज होती हैं, रिकमेंडेटेड कमेटी। पहली है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। ये तुम लोगों को हिंदी में इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता होगा, सेम टू सेम है, पढ़ना तो पड़ता ही होगा ये सब। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, और ये जो कमेटी है वो हर 1 साल में 2 बार मिलती है। ठीक है, लिख लेना अपनी भाषा में, मीट 2 times इन अ ईयर। और डेवलपमेंट जो कमेटी है, ये ध्यान रखना, ये IMF प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों को रिप्रेजेंटेटिव करती है। कौन सी कमेटी? डेवलपमेंट कमेटी। तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट कमेटी की बात आती है तो उसमें IMF के भी मेंबर्स रहते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर्स रहेंगे, और दोनों लोग आपस में बात करके सब चीजें डिसाइड करें। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। समझ में आया? हटाने से ठीक है। अब अपन को इसमें क्या देखना? हाँ, अपन को ये 3 चीजें देखनी है, और इसमें और भी अपन को क्या देखना है। पहले अपन इसके थोड़े 2-4 फंक्शन देख लेते हैं, क्या काम करती है। ठीक है, ये लिख लो अपने अपने वर्डों में। सबसे पहले तो क्या काम करती है, इसका सबसे पहला काम होता है बेल आउट करना। बेल आउट का हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ BOP क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो तुम्हारे यहाँ सोवरेन क्राइसिस भी बोलेंगे क्योंकि कंट्री को आया ये चीज, तो उसको पैसे देके उसकी क्राइसिस को खत्म कर देने को बेल आउट बोलते हैं। अब लिख लो इसे अपनी हिंदी में, लिख लो नॉर्मल भाषा में, बाद में किताब पढ़ना तो उसमें जो टेक्निकल वर्ड मिले वो लिख लेना। ठीक है, ये जैसे इंडिया को 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था कि नहीं हुआ था? तो दिया था IMF ने लोन, दिया था कि नहीं दिया था? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम से, याद है कि नहीं है? तो सबसे पहला काम है इसका लैंडिंग करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपट मतलब डील करने के लिए। दूसरे नंबर पे इसका काम है मॉनिटर करना और सर्विलेंस करना। अब मॉनिटर सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? मॉनिटर सर्विलेंस मतलब निगरानी। यस, निगरानी बता रहा है। ये निगरानी करता है किस चीज पे? कि
जैसे इसने, जैसे तुम्हें मतलब जैसे जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, कितने 173 के लगभग, देखे ना कितने मेंबर हैं, शायद इसके 173 है, इतने मेंबर है। अच्छा ठीक है, तो देख लेना जितने मेंबर हो। अच्छा तो WTO के होंगे फिर 170, पता नहीं, ये भूल जाते हैं चीजें, काम में भी नहीं आने वाले। 191 है, ठीक है। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है तो जनरली ऐसे पूछती है, मोर देन या लेस देन, ठीक है, तो उसमें आइडिया लग जाता है। एग्जैक्टली तो लिखे रही होगी तो फिर डेफिनेटली गलत है। मोर देन लेस देन में थोड़ा बैलेंस बन जाता है, ठीक है। ए इसका सबसे पहला फंक्शन हो गया समझ, बेल आउट करना है। पहला हो गया बेल आउट करना हो गया। दूसरे नंबर पर निगरानी करना, मतलब मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करना है नेशन की जो भी फिस्कल और जो मॉनेटरी पॉलिसी हो उनको। हर कंट्री को नहीं करेगा, मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लो कि तुम एक मेंबर स्टेट हो और अगर तुम्हारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अगर उटपटांग है और उसकी वजह से तुम्हारे यहाँ कोई क्राइसिस आ जाए तो पैसा किसको देना है, IMF को। तो जिसको देना है वो इतनी तो निगरानी रखेगा कि एटलीस्ट तुम सही पॉलिसीज को फॉलो करो। और क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो अगर मान लो कि इंडिया में कोई क्राइसिस आता है तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इससे इंटरनेशनल क्राइसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अभी देखो तो अभी ऐसे जनरली समझ लो, इंडिया ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया था अपना व्हीट का, राइस का, ठीक है, तो अफ्रीका में क्राइसिस आ गया था, अमेरिका तक में बासमती राइस की क्राइसिस पड़ गई। मतलब कहने की बात यह है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक कंट्री को कोई इफेक्ट होता है तो अदर कंट्रीज पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो चाइना है, चाइना इतनी बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है, पता है। अगर चाइना वाले गोली मार देंगे। चाइना अगर मान लो कभी क्राइसिस में आती है तो सोचो कि उसका एक्सपोर्ट ठप पड़ जाएगा। और जितनी कंट्री एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट, इवन इंडिया डिपेंडेंट है चाइना के एक्सपोर्ट पे, तो अब हमारे ऊपर भी क्राइसिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए मॉनिटर करना होता है कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। समझ में आया कि नहीं आया, ये दो काम हो गए। और इसी चीज, हाँ तीसरी चीज पे है, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी को भी इसे क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है। लिख लो अपनी भाषा में, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है उस चीज को भी इसको रेगुलेट करना होता है। रेगुलेट का इन द सेंस का मतलब ये है कि ये देखेगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो पूरा सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं है। अगला इसका काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को मैनेज करना। जैसे एक इस टाइप का रहता है, जैसे मान लो कि डॉलर या जो और भी करेंसी है अगर वो ज्यादा से फ्लक्चुएट होने लगे ज्यादा, समझ रहे हो, तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा उससे। जैसे मान लो डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रुपी बहुत ज्यादा गिर जाए, ठीक है, ये होती रहती है चीजें। तो अब उसकी वजह से और भी कंट्रीज के साथ ऐसा हो जाए तो फिर वही कंट्री में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज जो सिस्टम होता है उस चीज को भी इसको क्या करना होता है, मैनेज करने का काम होता है। ये सारी चीजें समझ में आ रही है। इसका मेनली पर्पज यही है कि इंटरनेशनल में एक स्टेबिलिटी बनी रहे जिससे ट्रेड मिलेट होते रहे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता रहे, ग्लोबलाइजेशन बना रहे।
और इसको रहने से क्या होगा, होगा सबको फायदा, लेकिन सबसे ज्यादा देखो ये चीज अच्छी बात है, लेकिन अभी के हिसाब से इसका सबसे ज्यादा जो 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 फायदा होता है वो किसको होता है, वेस्टर्न कंट्रीज को। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा, रिसोर्सेज उनके पास चाहे जितने ज्यादा हो या ना हो, बट इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की है। वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया जैसे मार्केट में वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। अगर क्राइसिस चलेगी तो उन्हीं की कंपनीज को इफेक्ट होगी। अगर इंडिया के लोग गरीब होंगे तो हम एप्पल नहीं खरीद पाएंगे, और एप्पल नहीं खरीद पाएंगे अगर मान लो, तो एप्पल अगर हम नहीं खरीद पाएंगे तो अमेरिका की एक एप्पल कंपनी को इतना बड़ा जो मार्केट मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा है इस देश में, समझ में आ रहा है। कम से कम अगर उसमें से आजकल जो अपर क्लास में पहुंच गए हैं वो तो एप्पल ही खरीदते हैं, वो नीचे नीचे के फोन अब, हाँ अब मिडिल वाले भी खरीदने लगे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन जैसे लोग खरीदते हैं छोटे मोटे, बस फोन मोन हो जाए, फोटो मोटो खिंच जाए, सेल्फी मेल्फी हो जाए अपनी, अपन ज्यादा लोड नहीं लेते, अपना बस इससे काम चल जाता, सैमसंग के छोटे मोबाइलों से, समझ में आया। उसी में 4 टाइप के कवर लगाएंगे कि कहीं गिर के टूट ना जाए, समझ में आया। और वो ही चलाना होता 3-3 4-4 सालों तक, समझ में आया। तो बड़ी समस्या है, सोच रहे हैं हम भी कभी एप्पल खरीदें। तुम लोग प्रमोट करो हमारी कोचिंग को, तो हम एप्पल खरीद के दिखाएं तुम लोग कैसा होता है। समझ में आया तुम लोग। समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्या है, ये हो गए सारे सिस्टम, समझ में आ गया सारा चीज आईएमएफ का। तो ये हमारे 4-5 फंक्शन है कि हाँ एक फंक्शन और है इसका, अभी जो नया फंक्शन इसने लॉन्च किया है कि हम ये भी काम करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकेगा, ये प्रोहिबिट करेगा। ये लिख लो अपनी लैंग्वेज में, प्रोहिबिट मतलब रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। हमने कल एक सब बताया था, टेरर फंडिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, टेरर फंडिंग मतलब टेररिस्ट को पैसा पहुंचाना जिससे टेररिज्म फैलता है। क्या हो गया, बस करो, अभी तो 4 भी नहीं बजे। अच्छा लश्कर है तो आए, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए तुम्हारे फंक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारे फंक्शन हो गए जो तुमने लिख ली होंगे 4-5, ठीक है। अब तुम्हें बेसिक समझ में आ गया होगा आईएमएफ, ठीक है। अब अपन को बेसिक चीजें पढ़नी है, कोटा सिस्टम क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, वो एफएटीएफ का पार्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, वो एफएटीएफ है। ये 1997 में बनाया था, G20 शायद, G20 नहीं G7 इसलिए क्योंकि रसिया G8 था पहले, अब हटा दिया इसको, रसिया हटा दिया तो G7 बचा। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इसमें ये इंडिया इसका पार्ट है, 39 इसके मेंबर हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं इसको। इसमें होती हैं, इसके 3 टास्क होते हैं, ठीक है। एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, एक होता है टेरर फंडिंग को रोकना, और तीसरा अभी एक काम और बढ़ गया इसका, क्या काम बढ़ गया, प्रोलिफरेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन को भी रोकना। प्रोलिफरेशन मास डिस्ट्रक्शन वेपन समझते हो क्या होता है? परमाणु बम ऐसा होता है कि एक बार फटेगा तो मास सीधा साफ हो जाता है। ये ना सोचना कि हम घर के अंदर छुप जाएंगे तो हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब तो इतने खतरनाक उस समय फटा था जब आवाज आ गई थी इतनी दूर दूर तक, अब फटेगा तो पता नहीं क्या होगा,
अब तो लोग ऐसा बनाने लगे हैं, वो ऐसे तो ना बनाएंगे भाई। वो अब तुम सोचो, हर ज्यादातर कंट्री के पास अब न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, कुछ तो उजागर है, कुछ नहीं है उजागर, ठीक है। जैसे इजराइल का भी उजागर ही नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, कुछ ने तो उजागर, नॉर्थ कोरिया ने तो कर दिया, हम तो उजागर है भाई, हमारे पास सब टाइप के वेपन्स हैं। कोई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, हाइड्रोजन बम, सब टाइप के वेपन है। हमसे पंगा लिया, हम मिसाइल छोड़ देंगे, ठीक है, हम ज्यादा लोड नहीं लेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन आजकल ऐसे बनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं कि एक बार में ही गेम बजा दें, क्योंकि पलट के हमारे ऊपर आएगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो बेटर ये है कि ऐसा बनाओ कि एक बार में निपटा दिया जाए। तो ऑब्वियसली बात है, कौन सोचेगा कि भाई हमने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया, अब हम वेट कर रहे हैं, अब सामने वाला फेंकेगा और हम इंतजार कर रहे हैं। भाई आदमी अगर फेंकना भी शुरू करेगा तो एक साथ फेंक देगा वो 8-10, तो कि कुछ ना बचे इनके पास। समझ में आया? क्योंकि पलट के अगर वो फेंकेगा तो हमारा भी साफ हो जाएगा, खेत जल जाएगी, पूरी बॉडी बिल्कुल 1 सेकंड में जल जाएगी। और जो बच जाएंगे वो रेडिएशन से मरेंगे, न्यूक्लियर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव भाई, हजारों सालों तक पैदा ही नहीं होगा। फिर अर्थ जो जिसमें जीवन है ना, वो भी खत्म हो जाएगा भाई, पता भी नहीं है क्या होने होगा, कि सब एनिमल्स मर जाएंगे, कुछ नहीं, कॉकरोच बचेगा बस। समझ में आया? तुमने वो एक सेक्रेट गेम देखी है? सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कौन बचेगा? तुम लोग देखते नहीं हो टीवी सीरीज, कौन बोलता है वो, सिर्फ त्रिपाठी बचेगा, कौन बचेगा? ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटेगा ना, तो उसके बाद सिर्फ बचेंगे, कुछ बच जाए, पानी मानी में होंगे जो जीवाणु वो बच जाए, लेकिन पानी भी तो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेड हो जाएगा ना भाई, बचना बहुत मुश्किल है। एक बार गया ना तो अर्थ समझ लो खत्म, राख बन जाएगी अर्थ हजारों सालों तक। जब वो रेडिएशन खत्म होगी तब जाके उस पर फिर से जीवन आना शुरू होगा, फिर से साइकिल शुरू होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे FATF इसी का पार्ट होता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, अब ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में कुछ नहीं है। अब जो इन सारी चीजों को जो कर रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कोई करवा रहा है, टेरर फंडिंग करवा रहा है, प्रोलिफरेशन, तो उनको वो पटक देंगे पहले ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में वो बोलते हैं भाई तुम देखो, वो देखो हम तुम्हें कुछ टाइम दे रहे हैं, सुधरना हो तो सुधर जाओ, समझ में, वार्निंग दे रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास चांसेस हैं, और जब तुम ब्लैक लिस्ट में आ गए तो इसका मतलब है कि तुम अब निकम्मा बन चुके हो, यहाँ तुम बनने जा रहे हो। तो हम तुम्हें पहले नहीं अल्टीमेट देते हैं पापा मम्मी। पाकिस्तान निकला है ना, पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट के लायक है, लेकिन वो अमेरिका की वजह से ग्रे लिस्ट में ही पड़ा हुआ है अभी तक, तो उसे ब्लैक लिस्ट में। और जब ब्लैक लिस्ट में अगर आ जाए, तो जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो इनसे क्या होना है, सैंक्शन लगते हैं इनके ऊपर। सैंक्शन समझते हो क्या? लोन नहीं मिलता, तुम्हारे लोगों के जो अकाउंट है वो सीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा सारा ट्रेड बंद कर दिया जाएगा जब सैंक्शन लग जाएंगे। और तुम अभी रसिया इन सब सैंक्शन से गुजर रही है, क्योंकि अमेरिका को ये बेनिफिट है, अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को अब यही सारी चीजें तो बनती हैं भाई। IMF के मेंबर बन गए, F20 बना लिया, G20 बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, इसमें इनने अपना एक पावरफुल लोगों का एक ग्रुप बना लिया। G7 है, पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है भाई, USA, कनाडा, इटली, जर्मनी, UK, फ्रांस, जापान, ये पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है भाई। इतनी पावरफुल है, 50% तुम्हारी इकोनॉमी खबर कर रही है, तुम्हारी 50% से ज्यादा ट्रेड इन कंट्रोल कर रही है G7। अब जिनके पास ट्रेड है, वेपन्स इनके पास एक से एक हैं, ठीक है। कौन लड़ रहा है इनसे? कौन लड़ रहा? रसिया में दम है सो लड़ लेता है वो, ये उखाड़ लो जो उखाड़ना, हम नहीं सुनते तुम्हारे। ईरान
कर लो जो करना है, लगा रहा सैंक्शन, हम तो जो कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। चाइना को भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चाइना तो सीधा अमेरिका को आंख दिखा रहा है भाई प्रॉपर। उनने ट्रेड वॉर किया, हमने भी ट्रेड वॉर कर दिया। तुम हमारे ऊपर 10 चीजों पे सैंक्शन लगाओगे, हम 10 चीजों पे हम लगा देंगे, खाड़ लो जो खाना, हम नहीं डरते। ये कंट्री जो लड़ रही है ना, 4 कंट्रीज हैं, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया और चाइना, और ये चारों कंट्रीज का अपना एक ग्रुप बन चुका है। तुम लोगों को पता है कि नहीं पता? इंटरनेशनल में 4 लोगों का ग्रुप बन चुका है प्रॉपर। कल के दिन वॉर होगी तो इन 4 लोग मिलके लड़ेंगे, चाइना, रसिया, और इन चारों को लड़ना है, ये तुम पक्का समझ लो। चाइना भी, अब चाइना मतलब उसे राइज करना है, वो ग्रो कर रहा है, उसे अब इंटरनेशनल ऑर्डर में अब अपना थाक जमाना है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब सन की लोग हैं भाई, ये आंख देखा। अब जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और ये नॉर्थ कोरिया वहां पे उसके ऊपर से मिसाइलें छोड़ देता है कभी कभी, सुना होगा तुमने। अभी जापान के ऊपर से निकली एक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की, समुद्र में जाके गिरी, गिराता रहता है वो ऊपर नीचे से। साउथ कोरिया के बगल से निकाल लेगा मिसाइल, साउथ कोरिया की फटी पड़ी रहती है, अरे भाई क्या भाई ये क्या सन किया, चढ़ा दिया कभी तो वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या, अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो हो रहा कम। ये वियतनाम वॉर से शुरू हो गया था। जैसे इंडिया के टाइम में क्या हुआ, इंडिया जब चाइना, पाकिस्तान और यूएसए का एग्रीमेंट हो गया था 1960 या 69 या 70 के बीच में, जब इंडिया का 1971 का वो वॉर चला इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि यूएसए पाकिस्तान की हेल्प करेगा अगर पाकिस्तान को कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो। और तुम्हें पता है 1971 का वॉर ऐसा था कि इंडिया ने बांग्लादेश पूरा एक अलग देश बना दिया था, और ईस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान था वो तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है भाई, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रही है अभी। सिर्फ एक कंट्री खत्म कर दी, वो तो हमारा सिर्फ एलओसी लेके बैठा है, हमने तो उसका पूरा ईस्ट पाकिस्तानी खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है भाई? इंदिरा गांधी को ऐसे ही वैसे ही आयरन लेडी नहीं बोलते हैं, वो खतरनाक लेडी थी, ओरिजिनल, शुद्ध ओरिजिनल। उसने सिक्किम था, उसने छीन लिया था चाइना से, उसने सियाचिन ग्लेशियर छीन लिया था पाकिस्तान से। तुमने मेघदूत ऑपरेशन देखा होगा, सुना होगा तो समझ में आ गया। उसने ये खालिस्तानियों लोगों, खालिस्तानी बहुत मूवमेंट चलते थे, उसने ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के उसने निपटा दिया था। खालिस्तानी यहाँ से इंडिया से भाग गए सीधे, अब कनाडा ही में चिल्लाते हैं वो। ये सब मेहरबानी इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी भाई, इंदिरा गांधी थी भाई, मजाक की बात नहीं। इंदिरा गांधी जैसा लीडर इंडिया को आज तक ना मिला है, ना आगे जाके कौन मिलेगा पता नहीं। देखो हकीकत है जो हकीकत है। अरुणाचल प्रदेश छीन लिया उसने। अरुणाचल प्रदेश क्यों, तुम लोगों को पता अरुणाचल प्रदेश चाइना भी जो घुसता जा रहा है, सुनाई तो ऐसी देता है चारों दिशाओं से। अब घुस रहा है नहीं घुस रहा है अपन को क्या पता। अब ट्रांसपेरेंसी दे गवर्नमेंट तो पता चले। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं दे रही है तो डाउट है। उसका पर्पज क्या है, यहाँ पे एक रिवर निकलती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में उसका 80% वाटर है, 20% वाटर उसका चाइना में है, तिब्बतन, ठीक है। और चाइना के पास पानी नहीं है, आधा रेगिस्तान भरा पड़ा है, पता तुम लोगों को। और ब्रह्मपुत्र रिवर के पास पानी है, पानी के पीछे वो अरुणाचल प्रदेश को क्या करना चाह रहा है, ऑक्यूपाइड। समझ में आ रहा? तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने पूरा पार्ट हथिया लिया था, साफ साफ दिखा दिया था कि ये इंडिया का पार्ट है प्रॉपर, इससे आगे नहीं बढ़ने का। समझ में आया?
मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े उचका दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान पहले इतना था, इतना बचा है। वो तो सब एलओसी लेके बैठा, वो एलओसी भी छीन लेती अगर अगर अमेरिका बीच में अगर टुक टुक नहीं करता और रसिया दबाव में नहीं आता तो वो एलओसी भी छीन लेती, वो निपटाई देती पाकिस्तान को। सही बता रहा, बहुत खतरनाक लेडी थी भाई, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी, मतलब प्राइम मिनिस्टर है भाई कंट्री। बाकी अजीब अजीब काम थे भाई, इमरजेंसी लगा दी, जाओ ऐस करो, जो करना कर लो। सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते, होगी सुप्रीम कोर्ट, हम कुछ नहीं मानते। अभी जब तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, जब तुम देखना, ठीक है। केशवानंदा भारती सब अपने हवा में रहे, जब तक इंदिरा गांधी रही केशवानंदा भारती बेसिक स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिखे, ये सब बाद में आए तो 1973 में है। मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस जो अभी है, अभी नहीं जो चाहे बोल देती, सुप्रीम कोर्ट बोल देती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। समझ में आया? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हमने पता नहीं 2/3 मेजोरिटी टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ने पास किया, फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग ने पास किया, फिर हाफ ऑफ द स्टेट ने उसको कंसेंट दी। इतना बड़ा एक अमेंडमेंट लाना मजाक की बात है? हाफ ऑफ द स्टेट को वो लेना कंसेंट मजाक की बात है? इतना बड़ा और बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के क्या है, खिलाफ है। इंदिरा गांधी के टाइम पे बस किताबों में रहते थे, ये नहीं दिखते थे। इंदिरा गांधी ने जो बोल दिया तो वो गया पत्थर की लकीर। तगड़ी लेडी थी भाई, मतलब उसने इंडिया को रियलिटी में बताया कि हार्ड पावर क्या होता है। उसने 1974 में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट करके बताया, वो भी 1974 में। अभी तुम लोगों को न्यूक्लियर चीजें बताएंगे जब तुम्हें पता चलेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह ये सारी चीजें, तब तुम्हें पता कितने दबाव में वो किया था, उसकी सीमा नहीं है। और यहाँ से इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई, और फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1998 के टाइम में शायद, और इंडिया ने फाइनल अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था। ठीक है, ये था ये यहाँ से सब बहुत बहुत पावरफुल, मतलब इंडिया इमर्ज हुआ है हार्ड पावर के फॉर्म में इंदिरा गांधी के पीरियड। और अपने जो नेहरू जी थे, नेहरू जी सॉफ्ट लीडर थे, वो चाहते थे कि इंडिया अपना डेवलपमेंट इंटरनली करे। ठीक है, तो वो लोगों से भाईचारा सिस्टम अपनाना चाह रहे थे कि लड़ाई मड़ाई मत करो, और वो जरूरी भी था उस समय पे। इसलिए था क्योंकि अभी अभी तुम सोचो, तुम्हारा घर बना नहीं है और तुम दूसरों पे पत्थर उछालना शुरू कर दो, समझ रहे हो? अभी तुम डेवलप, मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ भी, अबे भाई तुम अभी आजाद हुए हो, अंग्रेज चूस के गए हैं 200 सालों से। अभी तुम्हारे पास ना स्कूल है, ना इंस्टीट्यूशन है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है, ना तुम्हारे लोग पढ़े लिखे हैं, ना तुम्हारा पैसा है, ना तुम्हारे पास कुछ है। तो उस समय पे उनका जो काल रहा है 20 साल का 15 साल का, जो भी कितना 1947 से ही शुरू हुआ तो हो गया, तो 1963 तक चला था, शायद 64 तक चला था। ठीक है, तो इतना जो उनका पीरियड रहा है 14 + 3 17 साल का, 16-17 साल का जो पीरियड रहा है, उसमें इंडिया ने अपना बेस मजबूत कर लिया था। यहाँ से इंडिया, क्योंकि उसी टाइम पे तुम्हारा DRDO बनाया गया, उसी टाइम पे तुम्हारा इसरो बनाया गया, उसी टाइम तुम्हारे IITs बनाए गए, ये सारी की सारी उसी टाइम पे जो तुम्हारी इंडस्ट्रीज बनाई गई, सारी चीजें तुम्हारे इस टाइम पे बना दी गई थी। समझ में आया? तो एक इंडिया ने बेस तैयार कर, वो तो चाइना ने धोखा दिया पंचशील प्रिंसिपल के नाम पे। धोखा देना, कौन धोखा देना? अब इंडिया को अकल लग गई, अब दे धोखा। अभी डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, अभी तुम्हें पता 2016 में। सो यहाँ पे इन्होंने डोकलाम प्लेट्यू है भूटान के आसपास, भूटान है, हाँ, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्हें अपनी आर्मी डाल दी, मोदी जी ने अपनी आर्मी पटक दी, लो आओ तुम आओगे तो हम भी लड़ेंगे।
बैठेंगे नहीं हम। तुम एक गोली चलाओगे, हम भी गोली चलाएंगे। तो अब इंडिया में इतनी दम है कि हम इवन हार जाए चाइना से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मुकाबला तो तगड़ा देंगे। और अगर लड़े तो नुकसान तो चाइना का भी होगा। तो ना तो चाइना लड़ेगा ना इंडिया लड़ेगा, दोनों को पता है, बस ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। हाँ ठीक है, तुम वहां से पत्थर मार दो, हम वहां से पत्थर। ये दोनों कंट्री कभी नहीं लड़ेंगी। और लड़ाई हो गई तो वह बहुत बड़ी बात हो, और ये शायद तब लड़ाई होगी जब वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट की ओर, जब ये दो कंट्री पावरफुल बन जाए। उसके लिए पहले तुम्हें अमेरिका जैसी कंट्रीज को डिफीट करना पड़ेगा, जो 200 साल से पहले तो नहीं हो रही। चीजें चेंज होती हैं। कभी तुम्हें पता होगा टर्की में तुम्हारा ओटोमन एम्पायर होता था एक समय, मुगल नहीं, मंगोल एम्पायर हुआ करता था, होता था एक समय, रोमन एम्पायर होता था। तो ये चीजें चेंज हुई ना, चाहे 300 साल बाद हुई हो, चाहे 400 साल बाद, एक बार ऐसा एक टाइम आएगा जब अमेरिका का एम्पायर खत्म होगा और ईस्ट से कोई राइज होगा। आज से 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, 300 साल बाद हो, तो अपने पर पोते मोते वगैरह, पर पोते के पोते के पोते के पोते अगर बच गए, तो वो देखेंगे हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। अब तुम सोचो, जैसे मान लो कि जैसे 1920-30 के टाइम में जो बच्चा पैदा होता होगा, वो कभी सोचता भी होगा हमारा देश कभी आजाद होगा? है सोचो, भगत सिंह जी मतलब अपनी 22, 23, 24, 25 साल की, मतलब 22, 23 साल की जीवन में, मतलब उनका पूरा जीवन सिर्फ देश की आजादी के लिए चला गया। वो देख ही नहीं पाया देश आजादी ही नहीं देख पाया वो देश। सुभाष चंद्र बोस को देख लो, जब भारत देश आजाद हुआ उसके पहले ही शायद उनकी डेथ हो गई थी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा अकाउंट, पता ही नहीं है, मतलब जो भी, अपन को तो यही पता कि उनकी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री, जिंदगी को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, मतलब कई लोगों का जीवन तो ऐसे ही निकल गया भाई, उनको देख ही नहीं पाए कि देश आज, उनके लिए देश आजाद कराना ही सबसे बड़ा मकसद था। आज हमें आजाद देश मिला हुआ, हमारे लिए आज सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद? कि मंदिर के नीचे मस्जिदें मिल रही हैं, उनको खोदना है। ए मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रही हैं, सोचो, ये हमारे मकसद हैं आज के टाइम में। आज हमारे मकसद होने चाहिए कि हमारे बच्चों का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे इम्प्रूव हो, कैसे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे हमारे लोग आगे बढ़े, कैसे जॉब क्रिएट हो, जी वो हो, जिससे देश बिल्कुल नेशन बिल्डिंग कर सके। ये तो सोचना नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया ये सारी चीजें? तुम लोगों को इतना ज्ञान मिल गया फालतू का। कहाँ थे अपन? हाँ तो 2-3 चीजें और समझ लो, वो पूरा हो जाना था, लेकिन ठीक है, काम की चीजें भी तो बता दी मैंने। कोटा देख लो तुम, फंक्शन पढ़ लिए, ये सब चीजें देखो। कोटा क्या होता है? एक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे तुम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो कि नहीं लेते हो? तो सब्सक्रिप्शन लेते हो मतलब नेटफ्लिक्स के तुम मेंबर बन गए। अब मेंबर फ्री में तो तुम बनते नहीं, तो कुछ पैसे देते हो महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से, देते हो कि नहीं देते हो? देते हो कि नहीं देते हो? तो यही है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन टू बिकम अ मेंबर ऑफ। अब भाई जब तुम इसके मेंबर बन जाओगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट भी मिलेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स के अपन मेंबर बन जाते हैं तो अपन को एक्सेस मिल जाता है, ढेर सारी मूवी देख सकते हैं, टीवी सीरीज देख सकते हैं, ये वो मजा ही मजा है, ठीक है? तो इनको भी जैसे ही इनका कोटा होगा तो पर जितना तुम्हारा कोटा तुम्हें दिया जाएगा उसके हिसाब से तुम्हें वोटिंग राइट दे दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे पहले बार लिख लो कि
जितना तुम्हें कोटा मिलता है उसके हिसाब से तुम्हें वोटिंग राइट दे दिए जाते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो लिखना हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेंबर बन गए तो 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। इसका कोटा से डिसाइड होगा कि जितना वेटेज होगा कोटा का उस हिसाब से उतना ही वेटेज होगा वोटिंग का। अगर जिसका कोटा ज्यादा है उसके पास वोटिंग राइट भी ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा? ये तो हो गई सिंपल सी चीज। अब कोटा में जो पैसा इसकी जो फी होती है, फी मान लो मतलब जो फंड दिया जाता है, ठीक है, वो समझना। अब जैसे मान लो कि अपन लोग नेटफ्लिक्स के मेंबर बनते हैं तो पैसा दे देते हैं अकाउंट से काट के कैश में, या कैश में नहीं मतलब डिजिटली दे देते हैं, जो भी दे देते हैं। ऐसे ही जैसे इंडिया, अगर इंडिया अब मतलब कोई भी कंट्री चाहती है कि IMF का मेंबर बनना, तो उसे सबसे पहले तो कोटा पे करना पड़ेगा। कोटा पे करना पड़ेगा तो वो कैसे पे करेगा, ये होता है मेन चीज। ये क्या होता है, ये 2 तरह से पे करता है इंसान नहीं, कंट्री। एक होता है 3/4, एक होता है 1/3। तो जैसे इनकी फी है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया है, तो 75, ये हमसे सिंपल सी बता रहे हैं, मतलब समझ लो इसको डिवाइड करके से, मतलब 100% अगर तुम्हारा कोटा तुम्हें मिला हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो 2% तुम्हें कोटा मिल गया, 2% का 100% मान लो उसे कि भाई यही है हमारा, तुम्हारे लिए तो 100% हुआ ना कि भाई 2% पे करना है हमें, ठीक है। तो अब इसका 3/4 मतलब 75%, इसका मतलब 25%, ठीक है। अब ये जो 3/4 है वो इनको आप पे करोगे किस चीज में, अपनी खुद की करेंसी में। तो जो डोमेस्टिक करेंसी होगी उसमें आप पे करोगे 3/4, और ये 1/3 जो है इसे आप पे करते हो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में और SDR में। SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये अपनी करेंसी में पे कर दोगे, जैसे इंडिया बना मेंबर तो 3/4 तो इंडिया अपनी रुपये में पे कर देगा, ये IMF को दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो है ये 1/3 ये IMF की तरफ से RBI में तो सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन रिजर्व में इसको रख सकती है। नहीं समझ में आया है? अरे यार तुम्हारी 100% फीस थी, मैं ये बोल रहा हूँ सुनो, 3/4 तो तुमने दे दी IMF को जैसे मेंबर, लेकिन जो 1/3 से अपने पास रख सकते हो तुम, और फिर जो तुम रख रहे हो 1/3 वो तुम्हारा किसका पार्ट होगा, फॉरेन रिजर्व का, और इसी को तुम क्या बोलते हो, रिजर्व ट्रेंच। रिजर्व ट्रेंच सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है। फॉरेन, जे समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पता है फॉरेन रिजर्व क्या होता है, पता है? फॉरेन रिजर्व तो पता होगा, RBI होता है, RBI का एक एसेट होता है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व वो होता है, जैसे अपन को क्या है, फॉरेन रिजर्व अपन क्यों रखते हैं, जैसे अपन इंटरनेशनल में ट्रेड वगैरह करते हैं तो हमारे पास उनके नोट, अगर हमारे पास डॉलर वगैरह पड़ा रहा है, गोल्ड हमारे पास पड़ा रहा है, सिक्योरिटीज हमारे पास पड़ी रहे, समझ में आया? तो हम कभी भी हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई इंटरनेशनल के हिसाब से तो हम इस फॉरेन रिजर्व से डील कर लेंगे, हमें रुपए की डील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका से अगर कोई इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना तो वो डॉलर में करोगे ना कि रुपये में करोगे, तो वो फॉरेन रिजर्व अगर तुम्हारे, तो सब इसी से हो रहा है फॉरेन रिजर्व, ठीक है। तो इसी को क्या, तो इसमें 4 चीजें होती हैं, फॉरेन एसेट होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, मॉनेटरी गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी एसेट जिसमें क्या क्या आता है, फॉरेन सिक्योरिटीज,
और फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में सबसे ज्यादा क्या है? डॉलर, यूरो, येन, वान, ये सब चीजें हैं कि नहीं है। तीसरा एसडीआर, आप एसडीआर भी रख सकते हो अपना फॉरेन। ये सब तुम्हारा क्या है? एसेट है। किसका? आरबीआई का। एसडीआर रख सकते हैं आप, खरीद लो एसडीआर। और अगला होता है रिजर्व ट्रेंच। अब रिजर्व ट्रेंच जनरली आपको पे तो करना है। रिजर्व ट्रेंच इस चीज को ही ये कहते हैं, रिजर्व ट्रेंच। तो रिजर्व ट्रेंच इनडायरेक्टली पार्ट होता है फॉरेन रिजर्व का। अब इसे एसेट में क्यों डालते हैं जब आईएमएफ को पे करना है? क्योंकि ये आपके पास पावर रहता है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ये जो पैसा है इसे आप विथआउट इंटरेस्ट के यूज कर सकते हो, बाद में कर लेना एक करना। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लो विथआउट इंटरेस्ट के आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको इस पे इंटरेस्ट देना होता तो ये क्या, तो ये लायबिलिटी होती। आप इसे यूज कर सकते हो, इसलिए एसेट के फॉर्म में आप इसे रख सकते हो। ये हमेशा रखा रहता है। और ये किस चीज में रखते हैं अपन? फॉरेन करेंसी में। तो ये क्वेश्चन आता है ना, रिजर्व ट्रेंच आप डोमेस्टिक करेंसी में नहीं रखते हो, समझ में आया? फॉरेन करेंसी में रखते हैं आप। फॉरेन करेंसी कौन कौन सी? एक आध बताना फॉरेन करेंसी। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन, युआन, पाउंड, ये सब चीजें। ठीक है, तो तुमने समझ में आ गया कोटा सिस्टम। अब देखो एक चीज और समझ लो, जनरल सी चीज है, या इसके कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फिर ज्ञान की बातें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इसके बाद हमें तो कोटा सिस्टम बताते हैं, उसमें तो अमेरिका का जो कोटा है उसका 17% उसको दिया गया, इंडिया को सिर्फ 2% दिया गया है। समझ में आया? तो इंडिया के पास जो वोटिंग पावर है वो 1-2% ही है, और अमेरिका के पास 17-18% वोटिंग पावर है। जिसके पास 17 और सुनो, और तुम सोचो 17-18% तुम्हारे पास वोटिंग पावर है। अगर कोई डिसीजन होगा तो बिना अमेरिका की अनुमति के नहीं हो पाएगा डिसीजन, चाहे इंडिया साइडलाइन हो जाए। तो आईएमएफ में अगर कोटा में कोई चेंजेस करना है, एसडी कोटा में अगर कोई चेंजेस करना है तो उसमें 85% मेजोरिटी चाहिए वोटिंग की, और 17% तो रख के बैठा अमेरिका। तो बिना अमेरिका की सहमति से अगर अमेरिका सारी कंट्री एट एनी कॉस्ट में भी अगर एक कर दो तब भी वो 83% हो रही है, और सारी कंट्री कभी ये हो ही नहीं सकती कि अमेरिका के चली जाए, तब भी वो 83% हो रही है। तो उन्हें कोई भी इस समझ में आया 83 तो बिना अमेरिका की परमिशन से कुछ होना ही नहीं है। और जब अमेरिका की परमिशन के कुछ होना नहीं है तो जो भी सिस्टम चलेगा आईएमएफ का वो अमेरिका की अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इनडायरेक्टली अमेरिका इंटरनेशनल पे रूल करेगा। तो ये है सिस्टम सारा का सारा। ये चीज कंट्री अपनी करेंसी को छोड़ के डॉलर कैसे एक्सेप्ट कर रही है? डॉलर यूज करने लगती है ना कुछ कंट्री। हाँ, तो वो करने लगती है बहुत सारी लोग। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर ने अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट कर दी। अर्जेंटीना कर रही है डॉलर। डॉलर होता होगा, एक्सपोर्ट इसका ज्यादा होता होगा। हाँ, तो हो सकता है, डॉलराइजेशन होता है, इसको डॉलराइजेशन बोलते हैं इंटरनेशनल। उसमें तो बहुत सारी जो करेंसी हैं और कई डी डॉलराइजेशन पे आ रही हैं, कई अपनी करेंसी को प्रमोट कर रही हैं, तो वो डी डॉलराइजेशन है। अब डॉलराइजेशन करने से उनकी वो इसलिए कर देते होंगे अगर उनका ट्रेड अच्छा है अमेरिका के साथ, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा अच्छा है, तो वो डॉलर को एक्सेप्ट कर ले तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर जो यूएसए करता होगा उसका मतलब उसी को फॉलो करना पड़ता होगा उनको। हाँ, ऑब्वियसली बात है, करते ही होंगे। पॉलिसी तो होती नहीं होगी। नहीं होती है, मॉनेटरी सब फॉलो होती है, ये कैसे नहीं होती है? लेकिन डॉलर तो उनका है ना, यूएसए के पास है तो वो ये तो हटा दो।